नमस्कार विद्यार्थीगण। हम पढ़ रहे थे सर्वनाम। सर्वनाम के अंतर्गत हमने सर्वनाम की परिभाषा पढ़ी थी। उसके बाद में हमने सर्वनाम के 3 भेद पढ़े थे। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पर्सवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। इसी पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत हमने उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में भी पढ़ा था। उसके बाद में हमने निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम दोनों की परिभाषा पढ़ी थी। यह सब आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। आज हमें उससे आगे पढ़ेंगे। जो चौथा भेद आता है सर्वनाम का, वो होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब जैसे इसमें सबसे पहले नाम दिखा रखा है प्रश्न नाम दिखा रखा है, तो इसी से परिभाषा बनेगी। वाक्य में जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्न का बोध होता है उसे ही कौन सा सर्वनाम कहेंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। कि तुम्हें बाजार में कौन मिला था, यहाँ पर कौन शब्द है, इससे प्रश्न का बोध हो रहा है। यह फूल किसने तोड़ा, यहाँ पर किसने शब्द है, इससे प्रश्न का बोध हो रहा है। तो आप सब जानते हो कौन, कहाँ, कब, कैसे, किससे, किस लिए, ये सारे शब्द होते हैं ना, इनसे क्या बनते हैं? प्रश्न बनते हैं। तो जिस वाक्य में आपको कौन, कहाँ, कब, कैसे, किस लिए ये सारे शब्द दिखाई दें, जिससे आपको ये बोध हो कि इसे प्रश्न पूछा जा रहा है, वहाँ पर कौन सा सर्वनाम होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। अब उदाहरण देखिए। तुम्हें बाजार में कौन मिला था, यह फूल किसने तोड़ा। तो इसमें कब, क्यों, कहाँ, किसने, कैसे, किससे इत्यादि प्रश्नवाचक सर्वनाम क्यों है? क्योंकि इससे प्रश्न का बोध होता है। अब 5वां भेद आता है निजवाचक सर्वनाम। निज शब्द का अर्थ होता है अपना। निज शब्द का क्या अर्थ होता है? अपना। जिन्हें सर्वनाम शब्दों से निजत्व का बोध होता है। निजत्व यानी अपनेपन का। निजत्व का अर्थ हो गया अपनेपन। तो जिन सर्वनाम शब्दों से अपनेपन का बोध होता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण में बता रखा है, मैं अपना कार्य स्वयं करती हूँ। स्वयं यानी खुद के बारे में तो कह रही है, मैं अपना कार्य स्वयं करती हूँ। मैं अपने आप घर वापस आ गया। अपने आप, मैं अपने आप घर वापस से आ गया, यानी वो किसके लिए कह रहा है? खुद के लिए कह रहा है। तो जहाँ पर स्वयं, खुद, अपने आप ये सारे शब्द आ जाए, वहाँ पर कौन सा सर्वनाम होगा? निजवाचक सर्वनाम होगा। तो निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा आपके समझ में आ गई होगी कि जिन सर्वनाम शब्दों से निजत्व का बोध होता है, अपनेपन का बोध होता है, उसे कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। दोनों उदाहरण समझ में आ गए होंगे कि मैं अपना कार्य स्वयं करती हूँ, तो वह कार्य करने के लिए किसके बारे में कह रही है? खुद के बारे में ही कह रही है। मैं अपने आप घर वापस आ गया। घर वापस कौन लेकर आया? खुद के बारे में बता रहा है कि मैं अपने आप आ गया। तो जहाँ पर भी स्वयं शब्द आ जाए, खुद शब्द आ जाए, अपने आप शब्द आ जाए, वहाँ पर कौन सा सर्वनाम होगा? निजवाचक सर्वनाम होगा। अब जो सबसे अंतिम भेद है संबंधवाचक सर्वनाम, उसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें देखो संबंध, पहला ही नाम क्या है? इसमें संबंध नाम आया है। इसी से परिभाषा बनेगी। किसी वाक्य में प्रयुक्त जो सर्वनाम शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों का संबंध उसी के वाक्य से जोड़ते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। परिभाषा समझ में आई होगी। तो इसमें उदाहरण देखो, जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसमें जैसा वैसा,
जितना पढ़ोगे उतना अच्छा परिणाम मिलेगा, जितना पढ़ोगे जितना उतना। तो यही इसमें बता रखा है कि किसी वाक्य में प्रयुक्त जो सर्वनाम शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों का संबंध उसी के वाक्य से जोड़ते हैं, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर इसमें उदाहरण में जैसा वैसा, जितना उतना, जिसकी उसकी, जो सो, इस प्रकार के जो शब्द आते हैं वाक्य के अंतर्गत, उन दोनों में क्या बताया जाता है? संबंध बताया जाता है। जब वाक्य में एक शब्द दूसरे शब्द के साथ क्या बताता है? संबंध बताता है, उसे कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसमें जैसा शब्द का संबंध किससे है? वैसा से है। जितना शब्द का संबंध किससे है? उतना से है। तो यही परिभाषा में बताया गया है कि वाक्य में प्रयुक्त जो सर्वनाम शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों का संबंध उसी के वाक्य से जोड़ते हैं। कहने का मतलब वाक्य में एक शब्द दूसरे शब्द के साथ में क्या बताता है? संबंध बताता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसी के अंतर्गत कौन कौन से वाक्य आएंगे? जो सो, जैसा वैसा, ऐसा वैसा, जिससे वही, जिसने उसे, जो वह, ये सारे शब्द आ जाएंगे। ये ही क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ में संबंध बताते हैं। जैसे जो करेगा सो भरेगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो इस प्रकार से हम वाक्य बनाते हैं और इसी के अंतर्गत वाक्य में एक शब्द दूसरे शब्द के साथ संबंध बताता है। जैसे जिसकी करनी उसकी भरनी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। समझ में आया होगा संबंधवाचक सर्वनाम। तो सर्वनामों में लिंग का प्रयोग कैसे करते हैं सर्वनाम में, वही बताया गया है। सर्वनाम शब्दों के स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग दोनों में ही एक समान रूप होते हैं। यानी सर्वनाम शब्द में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के आधार पर कोई ही भेदभाव नहीं किया जाता। सभी के साथ में समान शब्द काम में लिए जाते हैं। सर्वनाम शब्दों के लिंग का निर्धारण वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के आधार पर किया जाता है। यानी क्रिया से पता चलता है कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। जैसे यहाँ पर मैं और मैं दोनों दे रखे हैं, दोनों में मैं आ रहा है ना, लेकिन एक में क्रिया आ रही है करती हूँ। इसी क्रिया के आधार पर पता चल रहा है कि ये स्त्रीलिंग है। और आ गया, इसके आधार पर क्या पता चल रहा है कि ये पुल्लिंग है। लेकिन दोनों में ही क्या आ रहा है? मैं आ रहा है। कहने का मतलब है सर्वनाम शब्दों में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। दोनों में ही समान रूप से सर्वनाम शब्द आते हैं, चाहे वो स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो। यदि क्रिया स्त्रीलिंग की होती है तो वह शब्द स्त्रीलिंग होता है। यदि क्रिया स्त्रीलिंग की होती है तो वह शब्द क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। और क्रिया पुल्लिंग की हो तो शब्द पुल्लिंग का होता है। यानी क्रिया स्त्रीलिंग की होती है, जैसे यहाँ पर मैं पुल्लिंग है स्त्रीलिंग, इसमें में आ रहा है पुल्लिंग है स्त्रीलिंग। तो इस जो सर्वनाम शब्द है इसका बोध हमें क्रिया के आधार पर होता है कि क्रिया स्त्रीलिंग है तो इस वाक्य में क्या आ रहा है? स्त्रीलिंग आ रहा है। और क्रिया इसमें पुल्लिंग की हो तो इस वाले वाक्य में क्या आ रहा है? पुल्लिंग आ रहा है। ठीक है, तो क्रिया से ही पता चलता है कि ये वाक्य पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। लेकिन इसमें यही बताया गया है कि सर्वनाम शब्द होते हैं वो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के लिए एक समान ही प्रयुक्त होते हैं। तो ये सर्वनाम पूरे हो चुके हैं। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और समझना है। तो अपने सर्वनाम के 6 भेद हैं ये पूरे हो चुके हैं।
इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है, समझना है। धन्यवाद।